यहाँ पे एट्रीब्यूट हमारा क्लियर था, एट्रीब्यूट क्या होता है और मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, हर एक मेथड में आपको एक सेल्फ पैरामीटर देना पड़ता है। ये सेल्फ पैरामीटर आपके ऑब्जेक्ट को पास कराने के लिए होता है, ये मैंडेटरी है। चाहे बाकी आप कोई दूसरा पैरामीटर लिखो या ना लिखो, लेकिन सेल्फ पैरामीटर इज मैंडेटरी। ठीक है, अब इसका नाम जरूरी नहीं कि सेल्फ होगा, बट वन पैरामीटर मस्ट बी फॉर द ऑब्जेक्ट्स। एक पैरामीटर आपको ऑब्जेक्ट के लिए रखना होता है, जरूरी नहीं कि वो सेल्फ ही हो, लेकिन जो पहला पैरामीटर होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए होता है। सेल्फ इसलिए लिखते हैं बिकॉज इट्स अ स्टैंडर्ड नेम, है ना। स्टैंडर्ड आपको समझ आ जाएगा हमेशा कि हम जब भी क्लास डिफाइन कर रहे हैं तो सेल्फ का मतलब ऑब्जेक्ट है, लेकिन सेल्फ एक कोई कीवर्ड नहीं है कि सेल्फ ही देना है यहाँ पे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप एस भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर यहाँ एस दिया है तो इसको यूज़ करने के लिए भी आपको यहाँ पे एस देना पड़ेगा। नेम स्टैंडर्ड नहीं है इसका, बात समझ आई। द नेम कुड बी एनीथिंग, यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है, बस उसी नेम को आप एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे अपने क्लास के अंदर, राइट। लेकिन हम लोग जनरली सेल्फ लिख करके स्टैंडर्ड बना दिया इसको कि भाई सेल्फ जहाँ जहाँ लिखा होगा दैट मीन्स इट्स एन ऑब्जेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर पे। अब कोई भी ऑब्जेक्ट बनती कैसे है, कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाया कैसे जाता है। जैसे आपने कोई क्लास को कॉल कराया, क्लास क्या है, क्लास क्यों कॉल हो रही है। तो बेसिकली क्या है कि जब भी क्लास कॉल होती है तो क्लास कोई फंक्शन तो है नहीं, इस क्लास ऑफ फंक्शन, क्लास कोई फंक्शन है तो कॉल क्यों हो रही है। नहीं तो वो फंक्शन कॉल हो सकता है, क्लास को कॉल होने का तो कोई मतलब ही नहीं। क्लास एक कलेक्शन है, क्लास इज अ कलेक्शन। ठीक है, क्लास एक फंक्शन नहीं है, क्लास कोई प्रोसेस नहीं है। क्लास इज अ प्रोसेस होल्डर, वो प्रोसेस को होल्ड करता है, स्टोर कराता है, लेकिन वो इटसेल्फ कोई प्रोसेस नहीं। क्लास इज नॉट अ, ड्यूकैट कोई प्रोसेस है, ये जो ड्यूकैट चल रही है ड्यूकैट कोई प्रोसेस है नहीं, ट्रेनिंग प्रोसेस है इसका। इसका जो प्रोसेस का नाम है ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन इसका प्रोसेस है, प्लेसमेंट इसका प्रोसेस है ना। ये सारे फंक्शंस हैं, ये सारे मेथड्स हैं इसके, लेकिन ड्यूकैट इटसेल्फ इज नॉट अ प्रोसेस। आप ड्यूकैट को कौन सा प्रोसेस बताएंगे, क्या करता है। तो ड्यूकैट ये प्रोसेस चलाता है, इवन ड्यूकैट इज नॉट अ प्रोसेस। बात समझ आई। तो ड्यूकैट जब कोई प्रोसेस खुद है ही नहीं तो कॉल कैसे हो रहा है। तो होता क्या है, ड्यूकैट या फिर कोई भी क्लास जब कॉल होती है तो इसके कॉल होने का रीजन होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर एक डिफॉल्ट मेथड है आपकी क्लास का। जब भी कोई क्लास कॉल होती है तो बाय डिफॉल्ट उस क्लास के पीछे एक मेथड काम कर रहा होता है, डिफॉल्ट मेथड, जिसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टर। और वो कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, उस कंस्ट्रक्टर का काम होता है ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना, ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना। इसीलिए हर क्लास के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे क्लास कॉल करते तो एक्चुअली क्लास कॉल नहीं कर रहे हैं आप क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर इसका मेथड है। कंस्ट्रक्टर क्या है, एक डिफॉल्ट मेथड है। सो नाउ कंस्ट्रक्टर is a default method of any class used to create an object. कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड है, डिफॉल्ट मेथड, जिसकी हेल्प से आपका क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो आप जब भी क्लास को कॉल करते हैं तो, और कंस्ट्रक्टर को आप ऐसे कॉल नहीं कराते, मतलब कंस्ट्रक्टर के नाम से कॉल नहीं कराते, आप क्लास को ही कॉल करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक डिफॉल्ट मेथड है, मतलब ये मेथड इंटरनली काम कर रहा है। तो व्हेन यू आर कॉलिंग योर क्लास, इट मीन्स यू आर कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। ठीक है, बात समझ आई।
दूसरा है डिस्ट्रक्टर, सेम इसका रिवर्स। डिस्ट्रक्टर is a default method of any class to destroy the object. ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रक्टर है और क्रिएट करने के लिए कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिस्ट्रॉय क्यों करेंगे भाई? क्रिएट तो करना बनता है, लेकिन डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हैं? जब उसका काम खत्म। हाँ, जब उसका काम खत्म हो जाए। जैसे जनरली क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंस्टेंस होता है। इंस्टेंस का मतलब कि अभी मेरे को जब कोई भी मान लो एप्लीकेशन है, अभी के लिए अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो अभी के लिए मुझे मेमोरी मिलेगी, है ना? अभी के लिए मुझे मेमोरी मिलेगी, और जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं उस एप्लीकेशन से एग्जिट करूंगा तो मेरी सारी मेमोरी डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। आप समझे? जैसे आप क्लास के अंदर बैठे हैं, तो क्लास के अंदर कब तक बैठे हैं? जब तक क्लास चल रही है, और जब तक क्लास चल रही है तब तक आपने सीट ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। इस सीट को आपसे अभी तक 1 बजे तक कोई नहीं ले सकता। लेकिन जैसे ही 1 बजेगा, आपकी क्लास खत्म होगी, आप क्लास के बाहर चले जाओगे, अब यही सीट किसी और को मिलेगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी ऐसा ही होता है। और आप कितने टाइम के लिए हैं, तो आप एक जिस टाइम के लिए हैं उसको बोला जाता है इंस्टेंस। अभी आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, आप अभी इस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। क्यों इस क्लास के ऑब्जेक्ट है? क्योंकि अभी ये क्लास आप यूज कर रहे हैं, तो जब तक यूज कर रहे हैं तब तक ही ऑब्जेक्ट होता है ना? और जैसे ये यूज करना बंद करेंगे, आपकी सारी मेमोरी डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, है ना? ताकि वापस अगर किसी और को यूज करना हो तो वही मेमोरी वो यूज कर पाए। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा एंटिटी जो कोई एक वेरिएबल की तरह है, तो ऑब्वियस है उसको कोई ना कोई मेमोरी मिली होगी, है ना? अब मेमोरी हमेशा के लिए तो नहीं है ना। अब ऐसे थोड़ी आप यहाँ आए तो आपकी कुर्सी हो गई, है ना? इट्स नॉट योर कुर्सी, इट्स योर क्लास। ये आपकी क्लास है और आप इस क्लास को अभी यूज कर रहे हैं। जब तक यूज कर रहे हैं तब तक ही आपको ये ऑक्यूपाई करने के लिए मिलेगा। फिर आप यहाँ से चले जाएंगे, यही मेमोरी, यही स्टोरेज किसी और को दी जाएगी। इसीलिए उसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी होता है। पहले वाले का जो मेमोरी है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट उसी मेमोरी को होल्ड करेगा। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम है इंस्टेंस, क्योंकि वो इंस्टेंट टाइम पे सारा काम कर रहा होता है। समझ आई? तो यहाँ पे जब भी कोई मेमोरी बनती है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो उस मेमोरी को बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्टर मेमोरी आपके लिए डिफाइन करता है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी डिफाइन करना, और उसी मेमोरी को डिस्ट्रॉय करने का काम होता है डिस्ट्रक्टर का। जब काम खत्म हुआ तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर आपका इनेबल हो जाता है, और जहां जहां पे मेमोरी होगी आपकी वो सारी डिस्ट्रॉय कर देगा। वापिस जब आप फिर से आएंगे यूज करने के लिए तो दोबारा मेमोरी दी जाएगी आपके लिए। ठीक है, बात समझे? तो इसीलिए आपका कोई भी वेरिएबल हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही मेमोरी को यूज कर पाता है, बिकॉज ऑफ दैट कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं होता। ओके, ठीक है। लेकिन अगर मुझे यही कंस्ट्रक्टर, ये तो कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट मेथड है जो बेसिकली इसके अंदर काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है। ठीक है, आपने लिखा नहीं है कहीं कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, बट इट इज स्टिल वर्किंग इनसाइड द क्लास। कोई भी क्लास जैसे आप बना देते हो, जैसे क्लास बन गई उसका कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर अपने आप डिफाइन हो गया, आपको करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही डिफाइन हो जाता है। बट सम टाइम वी नीड टू डिफाइन द कंस्ट्रक्टर्स, डिफाइन नहीं, रीडिफाइन, क्योंकि डिफाइन तो है ही ऑलरेडी, रीडिफाइन करने की कई बार जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये एक डिफॉल्ट प्रोसेस है। डिफॉल्ट मतलब सबसे पहले यही चलता होगा। कंस्ट्रक्टर है तो ऑब्वियसली क्लास को जैसे आप कॉल करते हो तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर ही चलता होगा। तो मैं चाहता हूं कि जब ये इनिशियल प्रोसेस है, तो इसी इनिशियल प्रोसेस को अगर मैं अपने लिए यूज करना चाहूं, तो क्या इसी इनिशियल प्रोसेस को हम अपने लिए भी यूज कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट तो बना ही रहा है, लेकिन क्या इसी ऑब्जेक्ट के बनाने के साथ साथ मैं अपने कुछ प्रोसेस भी उसमें डाल दूं, तो वो प्रोसेस भी चल जाना चाहिए सेम टाइम पे, है ना? तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर को रीडिफाइन करते हैं, राइट? और कंस्ट्रक्टर को रीडिफाइन करने के लिए आप एक मेथड बनाते हैं
डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर का नाम है, ये कंस्ट्रक्टर का नाम है, ठीक है। इस नाम से कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ये नाम फिक्स रहेगा, अब ये नाम चेंज नहीं होगा। जब भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना हो तो आप इसी नाम को यूज करेंगे। जनरली अंडरस्कोर उन मेथड के साथ में लगता है जिन मेथड को रीडिफाइन किया जाता है। जो मेथड ऑलरेडी डिफाइंड है, अगर आप उसको रीडिफाइन कर रहे हैं तो उस नाम के आगे हमेशा अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगेगा, ठीक है। चलिए, यहां पे हमने फिलहाल क्या किया, प्रिंट लिखा। अभी प्रिंट लिख करके काम चलाते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं। मैंने लिखा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, बस इतना ही लिखा है हमने, ठीक है। देखते हैं बिना किसी मेथड को कॉल कराए ये चलता है या नहीं। ये सब कुछ हटा दिया, सिर्फ क्लास को कॉल कराया, ठीक है। क्लास को कॉल कराया मतलब कंस्ट्रक्टर को कॉल कराया, और कंस्ट्रक्टर अगर कॉल हुआ तो ये प्रिंट अपने आप आ जाना चाहिए। रन किया, ठीक है। आपने कुछ नहीं किया, बस क्लास को कॉल किया। तो क्लास कॉल होने का मतलब हमेशा है कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, और कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हुआ है, अपने आप ही हुआ। आपने कहीं कॉल तो कराया नहीं इसको अलग से, आपने क्लास कॉल कराया और आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी लिखा था वो प्रोसेस रन हो गया। तो प्रोसेस में आपको मिला ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऐसा कुछ लिखा था तो उसने कॉल करा दिया, ठीक है। करेगा, ये है प्रिंट तो किया इसने। आपने इनिट का नाम डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं किया। यू शुड स्टार्ट विद डबल स्कोर एंड एंड विद डबल स्कोर। ये सिंगल स्कोर अंडरस्कोर नहीं है, ये डबल अंडरस्कोर। ठीक है। अब इसमें आप अपने टास्क भी लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने ये टास्क लिखा, आप मान लो ये एंट्री वाला जो काम है, ये जो एंट्री में आपने लिखा जिसको आपको अलग से कॉल कराना पड़ता है, आप एंट्री वाला सारा काम कंस्ट्रक्टर को दे सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर ही चलता है। तो कंस्ट्रक्टर ही एंट्री वाला काम कर सकता है ना। तो उसके लिए अलग से हम मेथड क्यों बनाएं। तो हमने क्या किया, हमने जो एंट्री के अंदर लिखा था उसी एंट्री के चीज़ों को आपने डिफाइन कर दिया कंस्ट्रक्टर के अंदर, और एंट्री को हटा दिया। अब नाउ योर फर्स्ट मेथड इज कंस्ट्रक्टर। सिंपली कंस्ट्रक्टर ही आपका फर्स्ट मेथड बन गया। एक मेथड को कॉल नहीं कराना पड़ा हमें, क्योंकि एक मेथड आपको डिफाइन भी नहीं करना पड़ा, और एक मेथड का आपका कॉलिंग भी कम हो गया।
क्योंकि अब सिंपली क्लास कॉल होगा और कंस्ट्रक्टर का जो आपका प्रोसेस है वो रन होने लगेगा। उतना काम तो आपका कंस्ट्रक्टर ही कर सकता है सिंपली। तो एट्रीब्यूट जो डिफाइन हुआ वो एट्रीब्यूट इसी में डिफाइन कर दिया गया, वेलकम मैसेज यहीं पे लिख के चलाया। ठीक है, इसीलिए जब आप कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं तो आप देखते हो कि कुछ प्रोसेस अपने आप ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे लोगो दिखना स्टार्ट हो जाता है, उसी में आपका होम पेज ओपन हो जाता है, सब कुछ अपने आप हो गया, आपने कुछ नहीं किया, आपने तो सिर्फ ऐप को ओपन किया था। ऐप ओपन करते ही, क्लास कॉल होते ही इतने सारे प्रोसेस अपने आप ही रन हो गए। क्यों? क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही लिखे थे। ठीक है, वो सब कुछ कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा था, इसीलिए सबसे पहले ओपन हो गया। राइट। बाकी किसी दूसरे पेज पे जाने के लिए आपको क्लिक करना पड़ता है, लेकिन होम पेज तक आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट योर ऐप ओनली। ठीक है, मतलब वो एक प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टर का प्रोसेस है। अब यहाँ पे जो मैंने किया, आपको कुछ भी कॉल नहीं कराना होगा। हाँ, बस आपको जब माई शॉप कॉल करना है तो आपको एक नाम एंटर करना होगा, क्योंकि इट विल आस्क यू फॉर द नेम। तो जब आपने नाम दिया, क्योंकि इसको नेम चाहिए एट्रीब्यूट क्रिएट करने के लिए, तो नाम दिया तो वेलकम टू माई शॉप लिख के आ गया। अब एंट्री वाला काम आपका, जो अलग से आप कॉल करा रहे थे, उसकी कॉलिंग अब खत्म हो गई। मतलब इनिशियल प्रोसेस यू कैन स्टार्ट बाय कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जो आपके एप्लीकेशन का जो पहला प्रोसेस होगा वो आपके कंस्ट्रक्टर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये जो एग्जिट है, मैं एग्जिट की जगह डिस्ट्रक्टर लिखना चाहता हूँ। एग्जिट का भी जो प्रोसेस है, मैं एग्जिट की प्रोसेस की जगह पे डिस्ट्रक्टर लिखना चाहता हूँ कि जैसे ही आपका काम खत्म हो, ऑटोमेटिकली ये आपके ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दे। तो डिस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए आप यूज करते हैं डेल। एक कंस्ट्रक्टर बन गया, एक डिस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर जैसे कॉल हुआ, मतलब क्लास जैसे कॉल हुई, तो कंस्ट्रक्टर चल गया। कंस्ट्रक्टर चला, आपका ऑब्जेक्ट भी बना और आपके ऑब्जेक्ट के कुछ प्रोसेस भी चल गए। ठीक है, और डिस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे लिखा है डेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब ये डिस्ट्रक्टर कब चलेगा? तो डिस्ट्रक्टर को भी कॉल नहीं कराना पड़ता, अपने आप जैसे आपका प्रोसेस ऑब्जेक्ट का खत्म होता है वैसे ही आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है। मतलब आपको कुछ भी कॉल कराने की जरूरत नहीं, just run it and you can check there are चलेगा इस पे क्या? नहीं, खत्म नहीं हुआ ना, दिक्कत ये है इसके साथ। लिखा तो है, सब लिखा हुआ है, अब चल गया, चला नहीं। ठीक है, रन करो इसको। रन करते ही आप देखोगे एक में वेलकम मैसेज आ गया, उसी के बाद डायरेक्टली बाय बाय आ गया। अब इसके लिए आपने कॉलिंग कुछ भी नहीं कराई है, आपने बस क्लास को कॉल किया है। क्लास को कॉल करते ही कंस्ट्रक्टर चला, और जैसे आपका प्रोसेस, इसके आगे आपने कुछ किया नहीं तो उसको लगा कि अब प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो प्रोसेस कंप्लीट होते ही इसका डिस्ट्रक्टर अपने आप ही रन हो गया। डन। अब इसमें कोई प्रॉब्लम? इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम? देख लो एक बार, समझ लो, फिर बताओ।
ठीक है, रन करो। रन नहीं हुआ, मेरा भी नहीं चल रहा था पहले, दोबारा रन किया चल। हाँ क्या है, क्या नहीं दिखा देंगे। ठीक है, इतना ओके है, चले आगे। ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। एक हम लोग आपको एक फाइल भेजता हूँ। एक फाइल भेजिए, ओपन करो उसको। फाइल ओपन किया, चलिए ये आपकी फाइल है। ठीक है, अब इस फाइल में क्वेश्चन नंबर 6, इस फाइल में जाना है, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाना है। हाँ, एक बुक नाम की क्लास बनानी है। ठीक है, उस बुक क्लास में आपको 3 एट्रीब्यूट रखने हैं। ठीक है, 3 एट्रीब्यूट जो कि यूजर के एट्रीब्यूट है, इंस्टेंस एट्रीब्यूट। पहला नाम है टाइटल, फिर ऑथर, फिर प्राइस, है ना। 3 आपको एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए, और ये तीनों एट्रीब्यूट आप इनिशियलाइज करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर। कहाँ पे करना है, कंस्ट्रक्टर में। उसके बाद आपको एक व्यू नाम से मेथड बनाना है, 2 ही मेथड बनाने, एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, एक व्यू नाम से मेथड बनाना है। व्यू के अंदर आप वही वैल्यूज जो आप टाइटल की, ऑथर की और प्राइस की देंगे, वही सारी वैल्यूज डिस्प्ले करानी है प्रिंट करके, बस। ठीक है, एक मेथड के अंदर आपको ये 3 एट्रीब्यूट क्रिएट करने हैं, और व्यू के अंदर वही सारे एट्रीब्यूट की वैल्यूज आपको प्रिंट करा के दिखाना है। ठीक है, कर सकते हैं। ट्राई करो, क्लास तो लिखो कम से कम। ए? सॉरी।
छत तक पहुंचने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। तो एक सीढ़ी चढ़ोगे तब आगे की सीढ़ी पता चलेगी कि कहाँ जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट विद, जैसे मैंने बोला कि क्लास लिखना स्टार्ट करो। खुद से क्लास लिखोगे तो आगे पता चलेगा क्लास के आगे क्या लिखे। अरे नहीं, अब बुक है ये, क्वेश्चन तो पढ़ लो। ये वेरिएबल के अंदर नहीं है, वो पैरामीटर के अंदर जाएगा, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में जाएगा। जैसे यहाँ पे तीन चीज़ें ली गई ना, ये जो अभी हम लोग क्लास बना रहे थे, तो आपने ये नेम लिया यूज़र से, तो वैसे ही बुक के अंदर जो ऑथर का नाम है वो इनपुट कराया जाएगा जब कॉलिंग होगी। फिर ऑथर का नाम, बुक का नाम, फिर प्राइस, ये तीन चीज़ें यहाँ से जाएगी। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपके यहाँ पे एट्रीब्यूट बनना चाहिए उसका, जैसे एट्रीब्यूट बनाया हमने। ठीक है, तो तीन एट्रीब्यूट बनेंगे यहाँ। ठीक है, और व्यू के अंदर वही सारे एट्रीब्यूट की वैल्यू अब बस आपको प्रिंट करानी। हाँ ऑफ कोर्स, यूजर से आ रहे हैं ना। कंस्ट्रक्टर बन गया। ये जो प्राउड फील कर रहा हूँ ना नहीं बनने का, हाँ ये प्राउड ही है आप में कि हाँ भाई नहीं बन रहा। राइट, ये प्राउड नहीं होना चाहिए, ये प्राउड नहीं होता एक्चुअली, ये अहंकार होता है। राइट, ठीक है। क्लास बुक डेफ इनिट, तीन वैल्यूज। पहली क्या है? टाइटल। हाँ पहले सेल्फ आएगा, राइट। पहले सेल्फ, टाइटल, ऑथर और प्राइस, ये तीन चीज़ें आपको यूज़र से चाहिए, और इन तीनों का बस एट्रीब्यूट आपको डिफाइन करना है। इसके लिए आपको सेल्फ डॉट टाइटल इज इक्वल्स टू टाइटल, ये बन गया एट्रीब्यूट ना। फुल नेम वो कुछ भी दे सकता है। ऑथर इज इक्वल टू ऑथर, जो वैल्यूज आएंगी उनका एट्रीब्यूट डिफाइन हो जाएगा। सेल्फ डॉट प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस, ये बन गया आपका एट्रीब्यूट। ठीक है, डेफ व्यू
सेल्फ, और यहाँ पे आपने प्रिंट करना है, पहले आपको टाइटल प्रिंट करके दिखाना। तो बुक की टाइटल कहाँ से होगी, तो सेल्फ डॉट टाइटल, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइटल मिल जाएगा व्यू में, इससे आपको ऑथर मिल जाएगा, प्रिंट प्राइस। ये बन गई आपकी क्लास। हो गया। अब इसको कॉल कराना है, बुक कॉल हो सकता है ऐसे। इसके अंदर 3 वैल्यूज आप पास करेंगे, टाइटल, ऑथर एंड प्राइस। टाइटल मैंने दिया XYZ, कुछ भी दे देते हैं। ऑथर का नाम मिस्टर X, और प्राइस दे दी 700। बुक का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और इसी ऑब्जेक्ट से हम लोग व्यू को कॉल करते हैं। हो गया, समझ आया क्या किया है ना? जैसा लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है। फाइन। अब क्वेश्चन नंबर 3, अगर ये हो गया है तो आप क्वेश्चन नंबर 3 पे जा सकते हैं। एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे आप जाएंगे, हाँ, एक्सरसाइज 3। बिल्कुल, क्यों मत पूछना।
दूसरे कोड बॉक्स में कॉल तो हो ही जाएगा। बुक इज नॉट डिफाइंड लिखा हुआ अरे तो ऊपर वाला रन तो कराओ, ऊपर वाला अपने रन नहीं करा है ब्लॉक। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 ये है कि आपको एक बैंक अकाउंट नाम की एक क्लास क्रिएट करनी है। ठीक है, क्लास का नाम है बैंक अकाउंट, जिसमें 3 एट्रीब्यूट बनने हैं, एक अकाउंट नंबर, दूसरा नेम और तीसरा बैलेंस। ठीक है, कहाँ बनेंगे ये सब? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के 3 पैरामीटर्स होंगे, ये तीनों पैरामीटर्स 3 एट्रीब्यूट बना देंगे। उसके बाद एक डिपॉजिट नाम का मेथड क्रिएट करना है। डिपॉजिट मेथड में डिपॉजिट ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। डिपॉजिट ऑपरेशन क्या होता है? हाँ, जो भी अमाउंट आप इसमें इनपुट करेंगे वो अमाउंट आपकी बैलेंस में ऐड कर देगा। तो इनिशियल बैलेंस ऑलरेडी है आपके पास, है ना, एक इनिशियल बैलेंस आपने रख दिया, उसी बैलेंस में आपने डिपॉजिट कर दिया। तो डिपॉजिट जब मेथड चलता है तो डिपॉजिट मेथड के अंदर भी आपको एक पैरामीटर रखना पड़ेगा अमाउंट नाम से, डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है, जो सिर्फ डिपॉजिट के टाइम पे काम करेगा। तो जो अमाउंट आप देंगे उसी अमाउंट को बैलेंस के साथ में ऐड करेगा। ठीक है, स्टोर कहाँ करेगा? बैलेंस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट विड्रॉल ऑपरेशन, है ना, एक और ऑपरेशन आपको क्रिएट करनी है विड्रॉल के नाम से। अब विड्रॉ ऑपरेशन में क्या होगा कि आप जो भी अमाउंट इसमें पास करोगे वो अमाउंट आपकी बैलेंस में से माइनस कर देगा। एक है बैंक फीस नाम से मेथड। ये मेथड जब कॉल होगी तो आपके करंट बैलेंस का 5% बैलेंस अमाउंट कट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी करंट बैलेंस होगा उसका 5% निकालना और उसको आपके बैलेंस में से माइनस कर देना। ठीक है, और बैलेंस में स्टोर भी कर देना वापस। उसके बाद है डिस्प्ले। अब आपकी ट्रांजैक्शन की जो चीज़ें हैं वो सब आपको डिस्प्ले करानी है। पहला, बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, बैंक होल्डर का नाम, अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, और अभी करंट बैलेंस कितना है, अभी का करंट बैलेंस कितना है, इतने प्रोसेस होने के बाद क्या करंट बैलेंस अभी बचा है, वो चीज़ आपको प्रिंट करानी है डिस्प्ले में। अच्छा, ठीक है, ये करना है और इसको आप ट्राई कर सकते हैं।
डेफ इज सेल्फ डॉट ये जब हम ये डिपॉजिट कर रहे हैं ना, अमाउंट आएगा, सिर्फ अमाउंट विद इन फंक्शन, क्योंकि उस एट्रीब्यूट को स्टोर नहीं कराना पड़ता ना, आगे कहीं यूज़ नहीं करना है आपको। अगर देखो क्या होता है, एट्रीब्यूट उसका बनता है जिस एट्रीब्यूट को आगे किसी फंक्शन में आपको यूज़ करना है ना। उस डेटा को अगर आपको फर्दर किसी दूसरे मेथड में यूज़ करना हो तो उसका एट्रीब्यूट बनाओ। अगर उसी मेथड में खाली यूज़ करना है, आगे कहीं यूज़ नहीं होना है, तो वैल्यू तो है ही, उसी वेरिएबल को यूज़ करना है ना। एट्रीब्यूट बनाया जाता है ताकि आप दूसरे मेथड में भी उसको यूज़ कर सकें। कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, डेफ ठीक। इसके बाद कौन सा ऑपरेशन है, डिपॉजिट क्या करना होगा इसमें, एक अमाउंट आपको इसमें पास करनी। तो अमाउंट पास करेंगे तो एक पैरामीटर चाहिए, हाँ, तो एक पैरामीटर दे दिया और इसी पैरामीटर में आप अपनी वैल्यू पास करेंगे जितना आपको डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो आप जो भी डिपॉजिट करने वाले हैं उसको सेल्फ डॉट बैलेंस के साथ में प्लस करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका मैं एट्रीब्यूट नहीं बना रहा हूँ, इस अमाउंट का एट्रीब्यूट नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि एट्रीब्यूट बेसिकली उस डेटा का बनता है जिसको आप फर्दर किसी दूसरे मेथड में यूज़ करने वाले हैं। तो इस अमाउंट को तो बस इसी प्रोसेस में हमें यूज़ करना है, आगे तो यूज़ होगा नहीं कहीं पे। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं कर रहे। और इसको स्टोर कहाँ करना है, बैलेंस में ही, तो प्लस इक्वल टू लिख दो। ठीक है, तो सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस इक्वल टू अमाउंट, चला गया। आप इसमें कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट करा सकते हैं, या कुछ कंडीशन भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। जैसे आपको ये भी चेक करना है कि अमाउंट जो है, इफ अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 100 रुपये से ज़्यादा का ही आपका डिपॉजिट हो सकता है। ठीक है, देन यू विल चेक द कंडीशन, ये अपनी तरफ से लगा सकते हो वैसे तो। प्रिंट डिपॉजिटेड कितना डिपॉजिट हुआ ये आप बता सकते हैं यहाँ पे।
डिपॉजिट अमाउंट मस्ट बी 100। ठीक है, ये आपने कंडीशन के साथ में लिख दिया। नेक्स्ट है डेफ विड्रॉल। विड्रॉ में क्या होगा, इसमें भी आपको एक अमाउंट देना है, अमाउंट ही दे देते हैं। क्या काम होगा इसका, तो पहले तो चेक होगी कि जो विड्रॉ अमाउंट आपने दिया है वो आपके बैलेंस से कम है या नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं कि आप विड्रॉ अमाउंट को बैलेंस से ज़्यादा आपने डाल दिया, है ना। तो आपने विड्रॉ अमाउंट, जो अमाउंट है उस अमाउंट को चेक किया कि इफ़ दिस इज लेस देन बैलेंस, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन आएगा। अमाउंट की वैल्यू बड़ी हो जाएगी बैलेंस से, तो डिपॉजिट विड्रॉ कैसे, ठीक है। तो विड्रॉ अमाउंट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू बैलेंस, बैलेंस से छोटी या बैलेंस के इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका बैलेंस, तभी आपका अमाउंट जो होगा विड्रॉ होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आपका सेल्फ बैलेंस में से ये अमाउंट को क्या कर दो, माइनस, तो माइनस इक्वल टू, हो गया। और प्रिंट कर दो विड्रॉल अमाउंट विड्रॉ अमाउंट, जो अमाउंट आपको मिला। एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, आप लिखो इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, अगर आपने अमाउंट जो पास किया वो बैलेंस से ज़्यादा है, ठीक है, तो आपका इनसफिशिएंट बैलेंस लिख के आएगा, ऐसा जैसे आपके एटीएम वगैरह में लिख के आता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रोसेस क्या है, बैंक फी। सेल्फ बैंक फीस में क्या है कि जो बैलेंस की वैल्यू है, करंट बैलेंस की, तो ऑब्वियसली जितने भी आपने ऑपरेशन किए उसको सेल्फ डॉट बैलेंस में स्टोर करा है, तो बैलेंस हर बार चेंज भी होता रहेगा। ठीक है, प्रोसेस जैसे चला उसका बैलेंस की वैल्यू चेंज हुआ, तो जो सेल्फ डॉट बैलेंस की वैल्यू होगी उसका 5% आपको निकालना है। 5% कितना होगा, तो 0.05। ठीक है, 5% हो गया, 5% ऐसे ही निकलता है। ठीक है, अब जो वैल्यू मिलेगी उसको क्या करना है आपने, सेल्फ डॉट बैलेंस में से माइनस करना है। तो सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस, ये तो 5% हुआ ना, बैलेंस में से उसको माइनस किया जाएगा। स्टोर कहाँ होगा, सेल्फ डॉट बैलेंस में ही। ठीक है, बैंक फीस has been deducted। ठीक है, बैंक फीस आपका डिडक्ट हो गया। अब ये सारा प्रोसेस आपका चल चुका है, डिपॉजिट करने वाला या विड्रॉ करने वाला या डिडक्ट करने वाला। अब आपको सिंपली क्या चलाना है, डिस्प्ले। डिस्प्ले में बस 3 चीज़ें आपको दिखानी है। एक तो अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर कहाँ से आएगा, सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर से। ठीक है, होल्डर का नाम, अकाउंट होल्डर नेम कहाँ से, सॉल्ट डॉट नेम से। ठीक है,
और बैलेंस या करंट बैलेंस कहाँ से आएगा, तो सेल्फ डॉट बैलेंस। ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस। तो थोड़ा सा इसको सर एक चीज पूछो। कॉलन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? कोलन का यूज हाँ, कोई ब्लॉक बनाते हैं तो कोलन का यूज करते हैं। मतलब जैसे हमने उस पे किया है अमाउंट इज इक्वल्स टू का कंडीशन लगा रहे थे हाँ एंड गेट वाला, बट उसमें नहीं किया सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल्स टू अमाउंट कहाँ पे, तो ये कोई ब्लॉक थोड़ी है, ये स्टेटमेंट है। ब्लॉक तो इफ हो गया, एल्स हो गया, फंक्शन हो गया, क्लास हो गया, ये सब ब्लॉक होते हैं। लूप हो गया, ये सारे आपके ब्लॉक है ना। ये तो स्टेटमेंट हो गई है, वो तो ऑपरेशन चल रहा है। कहाँ नहीं पता। माइनस किया है इक्वल टू देखो माइनस इक्वल बैलेंस दिक्कत है सेल्फ बैलेंस माइनस इक्वल टू सेल्फ बैलेंस। प्रोसेस क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाइए, कॉल कीजिए और चेक कर लो।
ये अकाउंट फी को हम दिखाएंगे नहीं कि कितना कट गया अकाउंट दिखा सकते हैं ना? कितना अकाउंट फी चार्ज किया है? 550 दिखा सकते हैं। तो इतना पार्ट आपको फिर वो करना पड़ेगा, है ना, इसको अलग से वेरिएबल में स्टोर करा के फिर यहाँ दिखाना होगा। उसके बाद सर ये रन तो हो गया, हर जगह पे नन नन दिखा रहा है, वो इसलिए कि हमने टेम्परेरी यूज़ कर रहे हैं अमाउंट कहाँ पे नन दिखा रहा है? हर एक स्टेटमेंट के बाद। आपने प्रिंट को वो कर दिया क्या? हर प्रोसेस को प्रिंट कराया? हाँ क्यों कराया? प्रोसेस तो प्रिंट करानी, प्रिंट तो मैंने कहीं रिटर्न अच्छा, थोड़ी सो- लिखा, सो- sorry। कहीं मैंने रिटर्न थोड़ी लिखा हाँ, है, return। और लिखने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। प्रिंट तो अंदर ही चल रहा है। ठीक है, चल इसको कॉल कराएं। एक यूज़र है, यूज़र 1, उसने बैंक अकाउंट ओपन करा, एक अकाउंट नंबर एंटर हुआ उसका, एंड नेम दिया आकाश, और एक बैलेंस दिया, इनिशियल बैलेंस। जब बैंक अकाउंट ओपन होता है तो एक इनिशियल बैलेंस आती है, वो 0 है फिलहाल। ठीक है, तो ये आपका यूज़र क्रिएट हो गया। अब इस यूज़र ने डिपॉजिट ऑपरेशन परफॉर्म कराया विथ सम अमाउंट, तो उसने एक अमाउंट एंटर करा। अमाउंट एंटर करते ही अब आपका डिपॉजिटेड अमाउंट हो गया 1 लाख रुपए। ठीक है, जा कर के चेक करनी है अपनी इंफॉर्मेशन, तो आप डिस्प्ले पे जा कर के चेक कर सकते हो। डिस्प्ले पे जाके चेक किया तो अकाउंट नंबर इतना है, अकाउंट होल्डर नेम ये है, करंट बैलेंस अभी 1 लाख रुपए। ठीक है, अब इसने वापस से विड्रॉ किया, इसने मान लो 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिया, विड्रॉल हो गया 10,000। दोबारा से डिस्प्ले करेंगे तो बैलेंस अमाउंट क्या आएगा? अब बैलेंस जो है, करंट बैलेंस है 90,000। ठीक है, तो आप जो जो प्रोसेस लिख रहे हो वो प्रोसेस 1 बाय 1 चला रहे हो, वो चल रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस डिफाइन होते हैं, यूज़र जिस प्रोसेस को रन करता है वो प्रोसेस चलने लगता है। सिंपल, समझ आया? इसको बोलते हैं क्लास, मेथड, एट्रीब्यूट, यही है ओप्स। इसका आर्किटेक्चर भी पता होता ना, मेमोरी कहाँ से उसके लिए आपको पाइथन आर्किटेक्चर पढ़ना पड़ेगा, उसका डीएसए पढ़ना पड़ेगा, डीएसए पाइथन का डीएसए। और डीएसए में डेटा स्ट्रक्चर वो कोर्स होता ही नहीं है।